हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से सुनिए, इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है मोल कॉन्सेप्ट, और इसलिए हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा इसके और ओवरव्यू में जाएंगे और इसके डीप में जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मोल कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपने देखा था कि जो 1 मोल है ना, मोल कॉन्सेप्ट आपको पता था। 1 मोल की जो वैल्यू होती है आपको पहले से पता था कि ये वैल्यू 10⁻23 होती है ना। 1 मोल एक्चुअली ये इंडिकेट करता है इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है। और जब आपने इसको मास से जोड़ा, मास इन द टर्म, तो आपने कहा कि इसका मतलब होता है मोलर मास। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मोलर मास की जो वैल्यू होती है इन द टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स वो ये होती है ना। अच्छा, ये मोलर मास का मतलब क्या है, थोड़ा इसको ध्यान से समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोलर मास में एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों आता है। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास दोनों आता है। किसी भी मॉलिक्यूल का मास और किसी भी एटम का मास, दोनों के मास को, ठीक है, 1 मोल के मास को क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे। जब आप बोलते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, जब आप बोलते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसमें इसका मास होगा 1 ग्राम, इसका मास होगा 2 ग्राम। ये हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है। उसी तरीके से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दोनों के मास में डिफरेंस होगा। 16 ग्राम और क्या होगा, 32 ग्राम होगा। ध्यान रखिए, ये सब 1 1 मोल का मास है, इसलिए सारे टर्म्स मोलर मास में कहलाएंगे। ये सारे टर्म्स मोलर मास कहलाएंगे। ठीक है, और इन सबके इक्वल टू वैल्यू होगी इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब अंतर क्या है कि पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, पार्टिकल जब आप बोलेंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 ग्राम, तो इसका मतलब कि इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे इसी के बराबर होंगे, लेकिन वो पार्टिकल एटम्स होंगे। 6.022 10⁻23 एटम्स इन 1 ग्राम। और इसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब कि पार्टिकल को आप सेंस करेंगे कि जब आप एटम की बात करेंगे तो एटम बोलेंगे, मॉलिक्यूल की बात करेंगे मॉलिक्यूल बोलेंगे, आयंस की बात करेंगे आयंस बोलेंगे। ठीक है, तो 1 मोल पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल जो है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मत समझिएगा कि पार्टिकल का मतलब हमेशा एटम ही होता है। उसका मतलब एटम, मॉलिक्यूल या आयन, जो आपको केमिस्ट्री में सीखना है, ये तीन हो सकता है। अगर आपसे कहा गया 1 मोल पार्टिकल, तो 1 मोल एटम की बात हो सकती है, 1 मोल मॉलिक्यूल के बारे में बात हो सकती है, 1 मोल आयन के बारे में बात हो सकती है। क्लियर बात हो रही है? ठीक है, अब थोड़ा और समझिए। 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, इसका मास होगा 1 ग्राम। यही इसका मतलब मैं समझाना चाह रहा था कि जब कहा गया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसका मास 1 ग्राम है, तो उसमें इतना एटम्स होंगे। और अगर यही वैल्यू मॉलिक्यूल में कही गई होती कि मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका मास हो जाता 2 ग्राम। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक बात ये रही है वैगेद्रो की इस लॉ से निकला जो, कि जो मोल होते हैं, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं बदलते, वो कांस्टेंट बने रहते हैं, लेकिन उनका मास बदलता रहता है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ पार्टिकल। अगर पार्टिकल एटम है तो उसका मास कुछ और होगा, पार्टिकल मॉलिक्यूल है तो उसका मास कुछ और होगा, अलग पार्टिकल है तो उसका मास कुछ और होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल ही रखूँ, लेकिन मैं कह दूँ ऑक्सीजन, तो इसका मास हो जाएगा 32 ग्राम। समझ नहीं पा रहे आप क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास 2 ग्राम होगा, और इतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास 32 ग्राम होगा। तो मास हमेशा डिपेंड करता है एटम या मॉलिक्यूल के नेचर पर, कि एटम या मॉलिक्यूल क्या है और किस एलिमेंट से बना हुआ है। जबकि पार्टिकल्स एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से डिसाइड की जाती है। थोड़ा इसको हम और क्लियरली समझेंगे।
थोड़ा और क्लियरली समझते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा दिमाग लगाइएगा। मान लीजिए हमारे पास 100 कोई कैंडीज़ हैं, 100 कैंडीज़, ठीक है, और हमारे पास 100, आप ले लीजिए कोई दूसरा, कोई एप्पल ले लीजिए, 100 एप्पल्स हैं। थोड़ा केयरफुली सुनिएगा, ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैंडीज़ या एप्पल्स दोनों ही नंबर में क्या है, सेम है। तो क्या दोनों का मास भी सेम होगा? क्या दोनों का मास सेम होगा? नहीं, आप बोलेंगे नहीं, कैंडीज़ का मास कम हो सकता है, एप्पल का मास ज़्यादा हो सकता है। मतलब कभी भी नंबर्स मास को एक्विवेलेंट नहीं दिखाता। मास हमेशा ही मैटर के कंटेंट या मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं, जबकि नंबर एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, जो कि एक सिंपल मैथमेटिकल न्यूमरल को दिखाता है ना। ये एक मैथमेटिकल न्यूमेरिकल एक नंबर्स हैं जिसका मास से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मे हैव अ डिफरेंट मास। समझ सुन रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ? सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मे हैव डिफरेंट मास। क्लियर बात हो रही है? उसी तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स सब जगह सेम है, बट देयर मासेस, उनका मास डिपेंड करेगा उनके नेचर पर कि वो कौन सा एलिमेंट है, कौन सा मॉलिक्यूल है, किससे बना हुआ है। क्लियर बात हो रही है? तो एक बात आप समझ लीजिए पहले कि हमेशा ही पार्टिकल का नंबर एटम, मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है, ठीक है। थोड़ा इसको एक बार और देखिए। मान लीजिए मेरे पास, मैं लिख दूं 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl मैं लिख दूंगा, ठीक है। आपको मैं बताऊं, NaCl जो है वो 1 Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो सकता है। आप NaCl को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस जो कि आयन्स है में डिसोसिएट हो जाएगा। 1 मोल NaCl विल गिव 1 मोल Na एंड 1 मोल Cl माइनस। इसका मतलब कि हमारे पास टोटल 2 मोल्स आयन्स मौजूद हो जाएंगे। ध्यान सुनिए, 1 मोल NaCl का जो मॉलिक्यूल है या फार्मूला है वो हमको 2 मोल आयन्स प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि एक NaCl से एक Na प्लस और एक Cl माइनस, 2 आयन मिलते हैं, 2 आयन्स। तो इसलिए 1 मोल से कितना मिलेगा हमको? 2 मोल्स मिलेगा। तो आयन्स का मतलब ये है 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस, ठीक है, 2 मोल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनका मास भी निकाल सकते हैं कि Na का मास क्या होता होगा, Cl का मास क्या होता होगा, तो 1 मोल आयन का मास क्या होगा, ठीक है। ध्यान से फिर से सुनिए, मास किस पे डिपेंड करता है? मास किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या इंडिकेट करता है? प्रोटॉनों का नंबर, है ना। मास हमेशा डिपेंड करता है या बताता है कि उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं। सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये प्लस या माइनस जो चार्ज आया है, प्लस या माइनस चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र है। इससे मास से कोई लेना देना नहीं है। सोडियम का मास, अगर आप बोलेंगे कि सोडियम का मास होता है 23 ग्राम, तो सोडियम प्लस मास का भी मास 23 ग्राम होगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन के लॉस से आया है, जिसका मास से कोई लेना देना नहीं होता है। तो Na प्लस का मास भी कितना होगा? 23 ग्राम। Cl माइनस का मास भी कितना होगा? 35.5 ग्राम, जो कि इसका मास होता है, ठीक है। इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को और डिटेल में करेंगे। अब जब आगे बढ़ते हैं तो मोल को थोड़ा सा और क्लियर सीखने के लिए हमको जानना होता है कि क्या सच में मोल जो नंबर बात है, मोल जो ये वर्ड है, मास और वॉल्यूम, क्या आपस में इनके बीच में रिलेशन है? तो हाँ, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था इनके बीच में रिलेशन है। मोल वैसे तो बताता है पार्टिकल के बारे में, मास कंटेंड मैटर, मैटर कितना कंटेंट है के बारे में बताता है, और वॉल्यूम डिसाइड करता है कि कितना ऑक्यूपाई हुआ है स्पेस, ठीक है। तो जनरली स्पेस ऑक्यूपाइड, मैटर कंटेंड और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ये तीनों बताते हैं, ठीक है। आपस में रिलेशन हम करते हैं इन द टर्म्स ऑफ पार्टिकल। कैसे? कि जब हम बोलते हैं मोल तो हम एक एवोगैड्रो नंबर यूज करते हैं। कि हमने बोला 1 मोल, अगर हमने बोला, मैं नीचे दिखा रहा हूँ, अगर हमने बोला 1 मोल, ठीक है, तो 1 मोल को हम मास के टर्म्स में मोलर मास बोलते हैं। 1 मोल किसी भी पार्टिकल का मास हमेशा उसका मोलर मास कहलाता है।
ध्यान रखिएगा, हमेशा मोलर मास कहलाता है। और वॉल्यूम, ये इसके लिए हमको एक फिक्स्ड वैल्यू लेनी पड़ती है 22.4 लीटर। ये सिर्फ होता है एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें वैल्यू होती है टेम्परेचर की 273 केल्विन, प्रेशर की वैल्यू होती है 1 बार। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंडीशन पर 1 मोल पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। ध्यान रखेंगे, 1 मोल पार्टिकल। जनरली ये बात किसके लिए होती है, गैसों के लिए। किसके लिए होती है, गैसों के लिए। केयरफुली बात सुन रहे हैं मेरी बात, ठीक है। अब समझिए, 1 मोल कुछ भी ले लीजिए, आपने कहा 1 मोल CO2, हमने कहा 1 मोल CO2, तो 1 मोल CO2 का मास निकालना होगा। मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास कैसे निकालेंगे, कार्बन का मास निकालेंगे। कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का मास होता है 12, और CO2 में ऑक्सीजन है 16, 2 बार ऑक्सीजन है 2, कितना हो जाएगा 16 2 जा 32, और 12 कितना होता है 44। ध्यान रखिए, मोलर मास को हमेशा किस में इंडिकेट करते हैं, ग्राम में। मैंने पीछे बताया हुआ है 1 मोल CO2 का मोलर मास कितना हुआ 44 ग्राम। कितना हुआ, 1 मोल CO2 का मास मोलर मास कितना हुआ 44 ग्राम। और 1 मोल CO2 का पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, तो मैं कहूँगा वही एवोगैड्रो नंबर जो आप जानते हैं उसके बराबर। मतलब 1 मोल CO2 इक्वल टू दिस मच नंबर ऑफ पार्टिकल्स या दिस मच नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। और इतने मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, इतने मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के कितना मास रखते हैं 44 ग्राम। अब इसी को वॉल्यूम के टर्म्स में हम बोलेंगे कि 22.4 लीटर एट एसटीपी। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के इतने पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होगा, यह होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का इतना पार्टिकल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, इतना। कब, एसटीपी पर। और इतने वॉल्यूम का मास कितना होगा 44 ग्राम होगा। आपस में रिलेशन क्या निकालेंगे आपने, हमने कहा कि 22.4 लीटर एट एसटीपी कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ 44 ग्राम मास एंड दिस मच नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये आपस में इनके बीच में हुआ रिलेशन। अब आप CO2 की जगह पे कोई भी पार्टिकल रखेंगे, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे यहाँ पे अमोनिया, अगर आप बोलते हैं, मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, अगर आप बोलेंगे अमोनिया, तो अमोनिया का मास कितना निकालेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 और हाइड्रोजन का मास होता है 1, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 17 ग्राम। देख पा रहे हैं, मास वेरी करता जा रहा है, मास वेरी करता जा रहा है ना। मास मैटर कंटेंट बताता है, वो वेरी करता है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो 1 मोल अमोनिया का मास कितना होगा 17 ग्राम, और ये क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा। 1 मोल इक्वल टू पार्टिकल कितने होंगे, अगेन वही पार्टिकल होंगे 6.022 10 पावर 23। इतने पार्टिकल के अमोनिया के मास कितने होंगे 17 ग्राम, और उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। कब होगा, एट एसटीपी होगा। एसटीपी पे अमोनिया का 22.4 लीटर इतना मास रखता है 17 ग्राम, और इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखता है। या ऐसे कहिए कि 1 मोल अमोनिया का पार्टिकल एसटीपी पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, और मास होता है उसका 17 ग्राम। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। अब इसी को रिएक्शनों के टर्म्स में हम लोग सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिना इसके रिएक्शन अप्रोच के, ठीक है, आपको न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। तब मैं आपको ले चलूँगा रियल मोल कॉन्सेप्ट में, जो इसके कंसंट्रेशन वाले टर्म्स हैं, ठीक है, मोलरिटी नॉर्मलिटी की तरफ ले चलूँगा। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें अभी और हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को जो 11th में अभी नया नया एंटर किए हैं, उन्हें ये क्लियर ना हो रहा हो कि मैं इनका मोलर मास कैसे निकाल ले रहा हूँ। ध्यान रखेंगे, मोलर मास का मतलब अगर मालिक्यूल है तो उसका हम मालिकुलर मास निकाल रहे हैं। मालिकुलर मास निकालने के लिए हम लोग एटॉमिक मासों का सम कर देते हैं। जो भी मालिक्यूल जिस एटम से मिलकर बनना है उसके एटॉमिक मास को सम करिए। एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो गया, तो 17 हो गया, 17 हो गया। और ये 17 अगर ग्राम में लिखेंगे तो आप उसे बोलेंगे मोलर मास। किसी भी मालिक्यूल का मोलर मास निकालने के लिए उसके मालिकुलर मास को ही ग्राम में लिख दिया जाता है। किसी एटम के मोलर मास निकालने के लिए एटॉमिक मास को ही ग्राम में लिख दिया जाता है, ठीक है। और फिर मोलर मास इक्वल टू उस इतना नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा। एवोगैड्रो नंबर इसको बोलते हैं, इंडिकेट करते हैं Na से। ये सब आप छोटी छोटी बातें जानते रहिए, ठीक है। थोड़े मैं आपको कुछ रिएक्शन दिखाऊं, चलिए देखते हैं। चलिए, मान लीजिए
मेरे पास एक रिएक्शन है, मैं चाह रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का ही कोई रिएक्शन ले लेते हैं क्या, जो आप कहें। ठीक है, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन लेते हैं। सबसे छोटा सा एग्जांपल है, मैं बहुत ज़्यादा ये छोटा सा एग्जांपल यूज करता हूँ क्योंकि अभी आप नए नए 11th में आए हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि छोटे छोटे एग्जांपल आप थोड़ा सीखिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से बाकी बातें समझ पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। थोड़ा ध्यान से देखिए मैं क्या लिखा हूँ। मैंने लिखा है कार्बन C+O2 गिव्स आउट CO2। क्लास 10th में आपने कम्बिनेशन रिएक्शनों में ये एग्जाम्पल बहुत ही फ्रिक्वेंटली पढ़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ा मैं इसको थोड़ा और क्लियरली दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा और बढ़िया से देखिए। कार्बन, यहाँ पे कितना कार्बन है, आप कहेंगे सर एक ही कार्बन तो है। तो एक कार्बन है तो इसको अगर हम एक मोल माने तो इसको भी एक मोल मानेंगे और इसको भी एक मोल मानेंगे। ठीक है, हम बोल सकते हैं 1 मोल कार्बन कंबाइन विथ 1 मोल O2 टू प्रोड्यूस 1 मोल CO2। लिख सकते हैं ऐसा। मान लीजिए पूरा रिएक्शन एसटीपी हो रहा है, मान लीजिए ये रिएक्शन एसटीपी हो रहा है, हमें कैलकुलेशन चूंकि करना है तो हमें कंडीशन मानना पड़ता है। तो मान लीजिए ये रिएक्शन हो रहा है एसटीपी पर, तो आप बोलेंगे सर 1 मोल अगर कार्बन कंबाइन करता है 1 मोल ऑक्सीजन से, तो इसका मतलब कि 6.022 23 कार्बन के पार्टिकल्स इतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स से रिएक्शन करके इतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। थोड़ा मैं क्लियरली फिर बताता हूँ। 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ कार्बन combined with same number of particles of oxygen to produce same number of particles of carbon dioxide। मतलब पार्टिकल के नाम से तो इसमें कोई अंतर नहीं आया सर। यस, पार्टिकल के नाम से अंतर नहीं आया क्योंकि ऊपर लिखा है 1 मोल और 1 मोल की वैल्यू हमेशा यही रहती है। पार्टिकल्स के टर्म्स में कोई कॉन्सेप्ट में डिफरेंस नहीं आया। चलिए बात करते हैं मास के टर्म्स में। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, ये एटम है, एटॉमिक मास कितना होता है 12। अगर मोल के टर्म्स में लिखेंगे, मोलर मास के टर्म्स में लिखेंगे तो लिखेंगे 12 ग्राम। अच्छा, तो इसका मतलब मैं कहूँगा कार्बन का मोलर मास कितना हो गया 12 ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 एटॉमिक मास। तो O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाए 32। ग्राम में लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको मोलर मास के बारे में बात करनी है। तो O2 का मोलर मास कितना हुआ 32 ग्राम। और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना 44 ग्राम बना सर। इसका मतलब 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और बनाता है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मास के टर्म्स में थोड़ा डिफरेंस दिखा, पार्टिकल के टर्म में सेम वैल्यू थी लेकिन मास में डिफरेंस आ गया क्योंकि मास मैटर कंटेंट बताता है। 12 ग्राम कार्बन कंबाइन में 32 ग्राम ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर बात हो गई। अच्छा, थोड़ा सा और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। 32 ग्राम ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। कहाँ पे एसटीपी मैंने माना है 22.4 लीटर ऑक्सीजन, और प्रोड्यूस कितना हुआ है तब भी 22.4 लीटर ही प्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम है पार्टिकल पे डिपेंड करता है और पार्टिकल यहाँ पे क्या है सेम है, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या 1 मोल की वैल्यू ही होती है 22.4 लीटर वॉल्यूम। 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है 22.4 लीटर। 1 मोल की वैल्यू 22.4 लीटर। इसका मतलब 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन व्हेन कंप्लीटली कंबाइन विद कार्बन। ध्यान सुन रहे हैं आप, 22.4 liter of oxygen when completely combined with carbon always will produce 22.4 liter of carbon dioxide also at STP। सुन रहे हैं, STP पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन कंप्लीटली कंबाइन करके 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझिएगा मेरी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहीं से अब आपका थोड़ा सा क्वेश्चन और इफ बट शुरू होगा। ठीक है, कंडीशन मानते हैं हम लोग। अगर 6 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कराता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा इन द टर्म्स ऑफ मास, इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। आपको बताना है कि 6 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करके कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा या कितना वॉल्यूम बनाएगा। यहीं से इंपॉर्टेंस शुरू हो जाता है, यहीं से इंपॉर्टेंस शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अब बड़ा जरूरी हो गया। ध्यान सुनिए, 12 ग्राम कार्बन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। 12 ग्राम के लिए चाहिए 32 ग्राम।
ठीक है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है आपको पता करना पड़ेगा कि 6 ग्राम, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, इससे पहले मैं बताऊं, सुनिए ध्यान से। 6 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन या कोई भी दूसरा सबस्टेंस अगर दिया हो तो ये मत मान लीजिएगा जितना पार्टिकल दिया है, जितना सबस्टेंस दिया है, जितना मास दिया उतना सीधा जोड़ दो कि 6 है 8 है तो 14 ग्राम बनेगा। ऐसा नहीं होता, हमेशा देखना पड़ता है कि क्या ये पूरा का पूरा रिएक्शन करेंगे, जो रिएक्शन करेगा वो उतना बनाएगा, जो रिएक्शन करेगा उतना बनाएगा, ठीक है। जैसे कि 12 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 32 ग्राम चाहिए, ठीक है। तो आप 6 ग्राम के लिए कितना चाहिए, हम बोलेंगे वी नो दैट, ठीक है, 6 ग्राम नीड्स, 12 के लिए 32 है तो 6 के लिए उसका आधा करिए, कितना हो जाएगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। हमारे पास है कितना, 8 ही ग्राम तो है, हमारे पास कितना है, 8 ग्राम। इसका मतलब ऑक्सीजन हमारे पास कम है, ऑक्सीजन क्या हमारे पास कम है। जो सबस्टेंस कम होता है उसके टर्म्स में निकालते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा, आप सबको समझ ही नहीं आया होगा मैं क्या बोला, है ना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। 32 ग्राम 12 ग्राम से रिएक्शन करता है तो बनाता है 44 ग्राम। तो 1 ग्राम कितने ग्राम से रिएक्शन करेगा, 1 ग्राम कितने ग्राम से रिएक्शन करेगा, 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम से रिएक्शन करेगा, 12/32 ग्राम ऑफ कार्बन करेगा। अरे भाई 32 ग्राम से 12 ग्राम है, 1 ग्राम कितना होगा, तो 32 चला जाएगा नीचे तो 12/32 हो जाएगा, 12/32 ग्राम ऑफ कार्बन 1 ग्राम। 8 ग्राम कितने से करेगा, तो कहेंगे सर 8 इसे मल्टीप्लाई करवा दो, 12/32 इंटू कितना हो गया 8 इक्वल टू कितना आएगा, डिवाइड करिए, ठीक है। 8 4 जा होगा, 4 जा और 4 3 जा कितना हो गया, 3 ग्राम। ध्यान से देखिए, 8 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्स 3 ग्राम कार्बन वाली, कितना 3 ग्राम कार्बन, थोड़ा आप इसको और साफ से लगा लीजिएगा, ठीक है। 8 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्स 3 ग्राम ऑफ कार्बन वनली। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास 8 ग्राम है ऑक्सीजन का तो वो सिर्फ 3 ग्राम कार्बन से रिएक्शन करेगा और 3 ग्राम कार्बन क्या होगा, बच जाएगा। 3 ग्राम कार्बन क्या होगा, बच जाएगा। 3 ग्राम कार्बन रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो कुल रिएक्शन कितना हुआ, 8 ग्राम ऑक्सीजन 3 ग्राम। अब इसके दो हिस्से करिए, 3 ग्राम ने तो रिएक्शन किया और 3 ग्राम क्या हो गया, लेफ्ट, क्या हो गया, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब रिएक्शन नहीं किया, तो कुल कितना रिएक्शन किया, 8 ग्राम ऑक्सीजन और 3 ग्राम कार्बन, तो कितना बना, 8 और 3 कितना होता है, 11 ग्राम, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए 44 ग्राम का वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर, तो 11 ग्राम क्या होता है उसका 1/4 होता है, तो इसका 1/4 कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल लगाएंगे। इस तरह के न्यूमेरिकल मैं अगले टर्न पे और समझाऊंगा आपको, अगले टर्न पे मैं न्यूमेरिकल और लगाऊंगा, ठीक। फिर न्यूमेरिकल लगाते हुए तब मैं आगे बढ़ूंगा, एंटर करूंगा मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तब तक के लिए इतना समझिए, ठीक, सीखिए और लर्न करिए, सही है। ओके, थैंक यू।